हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं 2018 की बहुत ही मशहूर फिल्म पद्मावती फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सागर की लहरों से घिरा हुआ, हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सजा हुआ सिंघल राज आज का श्रीलंका अपने समृद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। इस राज की पहचान उसकी राजकुमारी पद्मावती थी। पद्मावती केवल रूप और सौंदर्य में ही नहीं बल्कि साहस और सशस्त्र काल में भी अनुपम थी। आंखें मानो गहरी झील की तरह शांत थी, चेहरा चांद सा उज्जवल और चाल ऐसी जैसे हवा के झोंकों में झूमती कली। लेकिन वो मात्र सुंदरता की मूर्ति नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और वीरता का भी संगम थी। राजमहल के विशाल आंगनों में अक्सर उसकी आवाज़ गूंजती, कभी तीर कमान की टकार, कभी तलवारों की झंकार, कभी घोड़े की टापों की गड़गड़ाहट। पद्मावती को शिकार का विशेष शौक था। वो अक्सर अपने साथियों के साथ जंगलों में शिकार करने के लिए जाया करती थी। वो राजमहल की औपचारिकताओं से दूर अपनी स्वतंत्रता का यहाँ आनंद लिया करती थी। इसी दौरान एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेवाड़ के राजा रतन सिंह, जो एक पराक्रमी, साहसी और न्यायप्रिय शासक थे, एक युद्ध के सिलसिले में यहाँ पहुँचे। वो भी शिकार के दौरान जंगल में आए और वहीं उनकी भेंट पद्मावती से हुई। पद्मावती अपने धनुष से एक हिरन का पीछा कर रही थी। तभी अचानक सामने से एक शेर आ गया। उसके दांत बाहर निकले हुए, आंखें रक्त जैसी लाल, और दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। पद्मावती ने तुरंत धनुष उठाया, लेकिन ठीक उसी समय शेर पर रतन सिंह ने तलवार से वार किया। शेर वहीं ढेर हो गया। उस पर दोनों की नजरें मिली। पद्मावती ने पहली बार किसी बाहरी पुरुष को इतना साहसी और दृढ़ देखा था। दूसरी ओर रतन सिंह इस रूपवती और वीरांगता राजकुमारी की सुंदरता और निडरता पर मुग्ध हो गए। उनकी मुलाकात धीरे धीरे संबंधों में बदल गई। रतन सिंह ने कुछ समय सिंहदल दरबार में बिताया। दोनों की बातचीत गहराती गई। पद्मावती को रतन सिंह की गंभीरता, उनका आदर भाव और न्यायप्रियता भाने लगा। वहीं रतन सिंह को भी यह एहसास हुआ कि पद्मावती केवल रूप की देवी नहीं बल्कि हृदय से भी उतनी ही शुद्ध और साहसी है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। रतन सिंह ने सिंहल के महाराज के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंहल के महाराज अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर को पाकर प्रसन्न हुए। विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से हुई। राजमहल को दीपों से सजाया गया, ढोल नगाड़ों की गूंज से आकाश भर गया और राजकुमारी पद्मावती दुल्हन बन गई। उस दिन सिंहल राज में सिर्फ एक ही नाम था, महारानी पद्मावती। विवाह के बाद रतन सिंह अपनी प्रिय पत्नी को लेकर मेवाड़ लौटे। चित्तौड़गढ़ जिला, जो अरावली पर्वतों की ऊंचाइयों पर बसा हुआ था, इतिहास में अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध था। जब पद्मावती ने इस किले में कदम रखा तो पूरा नगर उल्लास से भर गया। महिलाएं गीत गा रही थी, पुरुष नारे लगा रहे थे और बच्चे रास्ते पर फूल बिछा रहे थे। महारानी पद्मावती अब केवल सिंह की राजकुमारी नहीं रही बल्कि मेवाड़ की रानी बन चुकी थी। चित्तौड़ का किला राजपूताना की आन बान शान था। ऊंचे ऊंचे अंकुरे, विशाल फाटक और चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियाँ। यह किला हर लोगों को हैरत में डाल देता था। जब महारानी पद्मावती ने यहाँ कदम रखा तो पूरा नगर उल्लास में डूब गया। पद्मावती ने शीघ्र ही प्रजाजनों में अपनी जगह बना ली थी। वो केवल रूपवती ही नहीं बल्कि बुद्धिमता और दयालु भी थी। वो दरबार में राजा रतन सिंह की सलाहकार के रूप में बैठती और नीतियों पर अपनी राय देती। महिलाओं के बीच वो बहन और मां समान प्रिय हो गई। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना उसका स्वभाव था। चित्तौड़ की प्रजा अब कहने लगी थी कि हमारे किले में अब देवी ने जन्म लिया है। राजा रतन सिंह पद्मावती का जीवन मानो स्वर्ग बन गया हो, लेकिन भाग को कुछ और ही मंजूर था। चित्तौड़ के दरबार में एक ब्राह्मण था, रावक देवता। वो विद्वान तो था लेकिन उतना ही चालाक और महत्वाकांक्षी भी। उसे अपने ज्ञान का घमंड था और दरबारियों से आदर करने की लालसा थी। एक दिन वो महल के भीतर तांत्रिक क्रियाएं करते पकड़ा गया। वो राजमहल के नियमों के विरुद्ध था। राजा रतन सिंह ने पूरे दरबार के सामने उसका अपमान किया और आदेश दिया कि उसे तुरंत चित्तौड़ से निकाल दिया जाए। सभी दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े और राघव चेतन के सम्मान को चूर चूर कर दिया। राघव चेतन की आंखों में अपमान और प्रतिशोध की आग उगलने लगी। वो मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर बैठा कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा और चित्तौड़ को रुला कर छोड़ूंगा। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिजली। खिजली महत्वाकांक्षी, क्रूर और विलासी था। उसका स्वभाव था कि उसे दुनिया की सबसे अनोखी चीज़ें चाहिए, चाहे वो हीरे जवाहरात हो, महल हो या औरतें। उसकी नज़र जिस पर पड़ती उसे पाना ही उसकी मकसद बन जाता था। राघव चेतन अपमानित होकर सीधा दिल्ली पहुंचा। वहां उसने खिजली के दरबार में जाकर पद्मावती का वर्णन किया। उसने कहा, मालिक, आप दुनिया की हर नेमत
पा चुके हैं। लेकिन मेवाड़ की महारानी पद्मावती जैसी सुंदरता इस धरती पर और कहीं नहीं। उसका चेहरा चांद सा उज्जवल है, उसकी आंखें ऐसी है कि देखने वाला अपना आप भूल जाए। वो केवल रूपवती ही नहीं बल्कि बुद्धिमती और साहसी भी है। अगर आप सचमुच हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह कहलाना चाहते हैं तो आपको उसे अपनी बेगम बनाना चाहिए। खिजली ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन राघव चेतन ने जब पद्मावती की सौंदर्यता कथा विस्तार से वर्णन किया तो खिलजी की आंखों में वासना लालसा की चमक आ गई। अलाउद्दीन खिजली अब चैन से सो नहीं पा रहा था। उसे हर जगह केवल पद्मावती का चेहरा दिखने लगा। उसके मन में ये विचार घर गया कि अगर मुझे हिंदुस्तान पर अपना हक जताना है तो मुझे सबसे अनोखी औरत चाहिए, और वो है पद्मावती। अलाउद्दीन खिजली अब हर पल पद्मावती को पाने के ख्वाब देखने लगा। दिन में दरबार सजाता पर उसकी निगाहें खाली रहती। रात में वो शाही बिस्तर पर करवटें बदलता पर नींद नहीं आती। उसके दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, पद्मावती को पाना है। मेरी सबसे बड़ी जीत होगी जब मैं पद्मावती को पालूंगा। आखिरकार उसने ऐलान कर दिया, हम मेवाड़ की ओर कूच करेंगे, चित्तौड़ किला जीतेंगे और महारानी पद्मावती को दिल्ली लेकर आएंगे। यह आदेश सुनते ही दिल्ली की गलियां युद्ध की तैयारियों से गूंज उठी। घोड़े की टापों की आवाज, तलवारों की धार पर पड़ती धूल की चमक और विशाल सेना की गड़गड़ाहट पूरे इलाके को हिला रही थी। खिजली ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर कूच किया। रास्ते में गांव उजड़े, खेत रौंदे गए और लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग गए। खिलजी की सेना जब चित्तौड़ पहुंची तो उसके किले के चारों ओर से घेर लिया। किला भीतर से मजबूत था, लेकिन बाहर से खिलजी की सेना का फैलाव देखकर लोग सहम गए। खिलजी ने संदेश भेजा, हम मेवाड़ से युद्ध नहीं चाहते, हम केवल मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए। हमें केवल एक बार महारानी पद्मावती का दर्शन करा दिया जाए, उसके बाद हम शांति से लौट जाएंगे। यह संदेश चित्तौड़ के दरबार में पहुंचा। राजा रतन सिंह और उसके सरदारों ने मिलकर राय किया कि कुछ सरदारों का कहना था कि खिलजी पर भरोसा करना मूर्खता है, जबकि कुछ का मानना था कि सिर्फ दर्शन ही कराना है तो दर्शन करा दिया जाए, युद्ध टल सकता है। अंत में निर्णय लिया गया कि खिलजी को महारानी के दर्शन नहीं कराए जाएंगे बल्कि दर्पण के माध्यम से दर्शन कराए जाएंगे। नियत दिन खिलजी को विशेष कक्ष में बुलाया गया। वहां एक विशाल दर्पण इस प्रकार लगाया गया कि उसमें पद्मावती की परछाई दिखाई दे। महारानी दूर से आई, उनके कदमों की आहट धीमे धीमे सुनाई दे रही थी। सोने चांदी से सजे आभूषणों की झंकार, उनकी राजसी चाल और चेहरे की दिव्यता, सब कुछ मानो किसी अप्सरा की तरह लग रहा हो। खिलजी की आंखें दर्पण पर टिक गई। उसने पहली बार पद्मावती की झलक देखी और वहीं स्थिर हो गया। उस पल उसके मन में यह विचार और गहराई से बैठ गया, ये औरत मेरी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया को जला देना पड़े। खिलजी ने सोचा, दर्शन मिल गए, लेकिन अगर रतन सिंह को पकड़ लिया जाए तो पद्मावती को पाने का रास्ता आसान हो जाएगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसी न किसी बहाने से राजा रतन सिंह को उसके तंबू में बुलाया जाए। रतन सिंह ने यह आमंत्रण शांति वार्ता समझकर स्वीकार कर लिया और कुछ अंगरक्षकों के साथ खिलजी के शिविर में पहुंच गए। वहां पहले तो खिलजी ने उन्हें सत्कार दिखाया, परंतु जैसे ही मौका मिला विश्वासघात किया, रतन सिंह को बंदी बना लिया। खिलजी ने तुरंत चित्तौड़ को संदेश भेजा, अगर तुम अपनी महारानी को हमें सौंप दो तो हम राजा रतन सिंह को मुक्त कर देंगे, वरना उसका सिर काट कर दिल्ली भेज दिया जाएगा। यह खबर किले तक पहुंची। चित्तौड़ में कोहराम मच गया, लेकिन इस संकट की घड़ी में महारानी पद्मावती ने आगे बढ़कर अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। चित्तौड़ के किले में जैसे ही खबर पहुंची कि राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिजली ने छल से बंदी बना लिया है, पूरे किले में कोहराम मच गया। सैनिकों की आंखों में गुस्सा था, प्रजा के दिलों में डर और दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों में चर्चा होने लगी, अब क्या होगा, क्या हम राजा को वापस नहीं ला पाएंगे या हमें खिलजी की शर्तों को मान लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि राजा की जान बचाने के लिए रानी पद्मावती को सौंप देना चाहिए, लेकिन यह बात सुनते ही पद्मावती की आंखों में आग सी चमक उठी। वो दृढ़ स्वर में बोली, चित्तौड़ की रानी खिलजी की कैदी कभी नहीं बनेगी। हमारा स्वाभिमान किसी सौदे का मोहताज नहीं। राजा को छुड़ाना है तो हम अपने समझ और बुद्धि से छुड़ाएंगे। पद्मावती ने एक साहसी योजना बनाई। उसने कहा, हम खिलजी को यह विश्वास दिलाएंगे कि हम उसकी शर्त मानकर महल से निकल रही हूँ। मैं 150 पालकियों में अपनी सखियों और सखाओं को लेकर उनके शिविर में पहुंचूंगी, लेकिन इस पालकियों में बैठी होंगी हमारी वीरांगता योद्धाएं जो हथियारों से लैस होंगी। इस योजना को सुनकर सभी दंग रह गए, लेकिन पद्मावती की आंखों में इतना आत्मविश्वास था कि किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। नियत दिन चित्तौड़ से एक भव्य जुलूस निकला। सड़क पर 150 पालकियां एक कतार में आगे बढ़ी। बाहर से वे साधारण पालकियां दिख रही थी, पर अंदर हर पल्लू के नीचे तलवारें और ढालें छिपी हुई थी। खिलजी ने अपने शिविर से यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो समझा कि उसकी चाल कामयाब होगी और वो पद्मावती सचमुच आत्मसमर्पण करने चली आई है।
पालकियां शिविर में पहुंचते ही अचानक उनमें से एक एक कर योद्धाएं बाहर निकल पड़ी। उनके हाथों में चमचमाती तलवारें थीं और उनकी आंखों में आग। खिलजी का शिविर पल भर में रणभूमि बनकर रह गया। चारों ओर से जय मेवाड़ के नारे गूंजने लगे। इस वीरांगनाओं ने शत्रु सैनिकों को पछाड़ते हुए राजा रतन सिंह तक पहुंचा दिया। राजा रतन सिंह आज़ाद होते ही तलवार उठाकर युद्ध में कूद पड़े। उनकी तलवार की धार देख खिलजी के सैनिक घबराने लगे। कुछ ही देर में एक गुप्त आक्रमण खिलजी की सेना को हिलाकर रख देता है। राजा रतन सिंह अपने वीरों और पद्मावती की योजना की बदौलत सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि पद्मावती ने उसके साथ छल किया, राजा को छुड़ा कर ले गई है, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग और होठों पर प्रतिज्ञा थी, अब मैं चित्तौड़ को खाक कर दूंगा। पद्मावती देखते हैं क्या कर लेती है। जब तक मैं उसे पा नहीं लेता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खिलजी ने अपने विशाल साम्राज्य से सैनिक बुलाए। हजारों हथियारों, घोड़ों और ऊँटों के साथ उसकी सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। किले की दीवारों के बाहर धूल का तूफान खड़ा हो गया। डमरू और नगाड़ों की गूंज सुनकर चित्तौड़ का हर नागरिक समझ गया कि अब निर्णायक समय आ गया है। चित्तौड़ के किले में भी तैयारियां शुरू हुई। राजा रतन सिंह ने अपने वीरों को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध सिर्फ हमारी भूमि या किले का नहीं है, यह हमारी आन, हमारे सम्मान, हमारी रानी पद्मावती की प्रतिष्ठा का है। अगर हमें प्राण देने की भी पड़े तो हम सिर झुकाकर नहीं जिएंगे। उनकी बात सुनकर सैनिकों की आंखों में आग और दिलों में जोश भर गया। युद्ध शुरू होता है। खिलजी की सेना ने किले की दीवारों पर हमला शुरू किया। तीरों की बौछार, गोले और विशाल गाड़ियों से दीवारों की हिलने लगी। चित्तौड़ के सैनिक भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जमकर उनका मुकाबला किया। युद्ध कई दिनों तक चला। दिन में धूप और रात में मशालों की रोशनी में तलवारों की टकराहट सुनाई देती। हर ओर खून, चीखें और रणभेरी की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बीच महारानी पद्मावती केवल किले की रक्षा ही नहीं कर रही थी, बल्कि हर योद्धा की ढाल बन चुकी थी। वह स्वयं मोर्चे पर जाती, घायल सैनिकों की देखभाल करती और उन्हें प्रोत्साहित करती। उनकी उपस्थिति से सैनिकों का उत्साह और भी दुगना हो जाता था। पद्मावती ने दरबार में स्पष्ट कहा, अगर हम युद्ध हार भी गए तो हमारी इज्जत हारनी नहीं चाहिए। हम राजपूतानी हैं, अपने पति और धरती के सम्मान के लिए मरना जानती हैं, झुकना नहीं। इस बीच युद्ध के मैदान में एक निर्णायक क्षण आता है। राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की तलवारें भिड़ती हैं तो मानो बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही हो। राजा रतन सिंह के वारों से खिलजी लड़खड़ा उठा, लेकिन उसकी सेना ने मिलकर धोखे से राजा को चारों ओर से घेर लिया। इस विश्वासघात ने मैदान का पासा पलट गया। राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। राजा की मृत्यु की खबर किले में पहुंची। क्षण भर को पूरा चित्तौड़ स्तब्ध रह गया, लेकिन महारानी पद्मावती के चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में आंसुओं की जगह आग थी। उन्होंने तुरंत रानी नागमती और अन्य राजपूतानियों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने कहा, खिलजी हमारा देह पा सकता है लेकिन आत्मा नहीं। अब समय आ गया है कि हम जौहर करें। महारानी पद्मावती ने दरबार में गंभीर स्वर में घोषणा की, अब समय आ गया है। अगर हमें अपना सम्मान बचाना है तो मौत को अपनाना होगा, पर अपमान नहीं सहेंगे। हमारे योद्धा वहां सीमा पर लड़ते रहेंगे, लेकिन हम चित्तौड़ की रानियां जौहर कर के इतिहास को अमर बना देंगे। उनकी आवाज़ में दृढ़ और गरिमा की गूंज थी। ये सिर्फ एक निर्णय नहीं बल्कि आत्मा का उद्देश्य था। नरसंहार से घिरा हुआ युद्ध क्षेत्र ये शांत लेकिन मृत्यु का द्वार खुलने को था। सैनिक लड़ रहे थे, तलवारें गूंज रही थी और गोले आसमान में चक्कर खाकर लौट रहे थे, लेकिन कहीं अंदर से एक अनकहा सा सन्नाटा था। किले की महिलाएं, लड़की और बूढ़ी सभी समूह में खड़ी थी। हाथों में मशालें थी, माथे पर तौलिए बांधे थे, लेकिन आंखों में धड़कता गर्व। महारानी पद्मावती और रानी नागमती सबसे आगे खड़ी थी। उन्होंने अग्निकुंड को प्रज्वलित किया, माना यह ढाल थी उनके सम्मान सुरक्षित रहेगा। पहली मशाल वहां से जलाएगी। धीरे धीरे सभी महिलाएं उसमें समा गईं, आत्मा की विजय का नारा लिए। धुएं उठती जा रही थी। उस क्षण चित्तौड़ की महिलाएं वीरांगना बन गई। युद्ध भूमि में तलवारें झंझना रही थी, लेकिन पीछे एक जलती हुई अग्नि स्त्रीत्व का अंतिम बलिदान बन रही थी। जब अलाउद्दीन खिलजी किले की ओर पहुंचा, वहां केवल धधकती अग्नि और राख ही पाई। कोई महिला, कोई रानी नहीं। उस क्षण इतिहास ने चित्तौड़ की जौहर गाथा को अमर कर दिया। महारानी पद्मावती ने अपना जीवन त्यागा, लेकिन स्वतंत्रता और सम्मान का संदेश छोड़ गई। हम झुकेंगे नहीं, मरते हैं लेकिन झुकते नहीं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।